हेलो फ्रेंड्स, मैं यशवंत स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज बुक में। दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। आज हम लोग रेजिस्टेंस के संयोजन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि रेजिस्टेंस का संयोजन कैसे किया जाता है। तो बहुत से लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस का जो संयोजन होता है वो सीरीज और पैरेलल दो तरीके से किया जाता है। तो उन्हीं तरीकों को हम लोग सीखने वाले हैं और उनसे जो भी फॉर्मूले निकलेंगे उनको भी हम लोग सीखने वाले हैं। तो इस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के अंतर्गत जो की पॉइंट्स होने वाले हैं आज के लेक्चर में वो होने वाले हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट यानी वैद्युत परिपथ क्या होता है, उसके बाद सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। बेसिकली जो मेन रूप से होता है कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का वो दो ही प्रकार से होता है, एक होता है सीरीज और पैरेलल। लेकिन कभी कभी हम एक साथ दे देता है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन भी आते हैं जब बहुत बड़ी सर्किट दी जाती है। तो उसको भी कैसे सॉल्व किया जाता है इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं और उससे जो भी फॉर्मूले निकलने वाले हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस लेक्चर के अंत तक बने रहें, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स हैं जो आप आज क्लियर होने वाले हैं। और मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो इस चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मैं कभी भी लेक्चर लेकर के अगर अपलोड करता हूँ तो उससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों, इस लेक्चर को देखने के बाद अगर आप लोगों को लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगता है, अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो आप लोग इस चैनल को या फिर इस वीडियो को सब्सक्राइब करना, ठीक है, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और इस वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक और समझने की कोशिश करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में। दोस्तों, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को पढ़ने से पहले हमको इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में जानना होगा कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है। तो आप लोग जानते हैं कुछ इस प्रकार से, ये आपका क्या होता है, रेजिस्टेंस का सिंबल होता है। अगर इसको मैं किसी एक सोर्स के साथ जोड़ दूं और ये सोर्स क्या होता है, वोल्टेज होता है, तो इसमें करंट भी बहती है और ये रेजिस्टेंस होता है, इसी को बोला जाता है परिपथ। और वैद्युत परिपथ क्या होता है कि जब किसी भी परिपथ में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसको बोला जाता है वैद्युत परिपथ। और उस वैद्युत परिपथ का जो एक्टिव पाथ होता है, एक्टिव पाथ में तीन अवयव ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। वो कौन कौन से अवयव हैं? तो एक होता है रेजिस्टेंस, दूसरा होता है वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज, और तीसरा होता है आपका करंट। ये जो तीन अवयव हैं किसी भी परिपथ में पाए जाते हैं और ये तीनों एक दूसरे से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। अगर किसी परिपथ में अगर डीसी धारा प्रवाहित हो रही है तो उसको, ठीक है, डीसी वैद्युत परिपथ बोला जाता है, या फिर किसी परिपथ में एसी धारा प्रवाहित हो रही है तो उसको एसी वैद्युत परिपथ कहा जाता है। तो वैद्युत परिपथ भी आपके कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका एसी वैद्युत परिपथ और एक होता है डीसी वैद्युत परिपथ। तो अब हम लोग बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर। अब इन्हीं परिपथों के अंदर जब रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन किया जाता है, जब रेजिस्टेंस को जोड़ा जाता है तो उसको जोड़ने की भी दो विधियां हैं। एक है आपकी सीरीज विधि और एक होता है पैरेलल विधि। सीरीज विधि को ही बोला जाता है श्रेणी क्रम और पैरेलल विधि को ही बोला जाता है समांतर क्रम। तो अब हम लोग बात करते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। दोस्तों, जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टेंस का, उसमें क्या होता है कि रेजिस्टेंस के प्लस वाले भाग को, ठीक है, दूसरे रेजिस्टेंस के माइनस वाले भाग से, दूसरे वाले प्लस वाले भाग को तीसरे वाले के माइनस वाले भाग से जब जोड़ते हैं तो उसको बोला जाता है सीरीज कनेक्शन। और सीरीज कनेक्शन में एक रेजिस्टेंस का प्लस वाला हिस्सा R2 के माइनस वाले हिस्से से और R2 का माइनस वाला हिस्सा R3 के प्लस वाले से क्या करता है, जुड़ता है। इसको बोला जाता है सीरीज कनेक्शन। अब मैं यहाँ पे एक सर्किट बनाता हूँ और उससे आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये मान लीजिए कि कोई एक रेजिस्टेंस है R1 यहाँ पे जुड़ा और ये है आपका R2 यहाँ पे जुड़ा और ये है आपका R3
और ये तीनों किसके साथ जुड़े हुए हैं आकर के वोल्टेज के साथ जुड़े हुए हैं, और ये आपका पॉजिटिव सिरा है और ये आपका निगेटिव सिरा है। ए है आपका ए है बी, ए है सी और ए है डी। ए R1 है, ए R2 है और ये क्या है R3 है। और इस प्रकार से ये लोग जुड़े हैं। ए प्लस वाला हिस्सा है तो ये माइनस वाला हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, फिर ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, फिर ये क्या है ये माइनस है और माइनस के साथ आकर के जुड़ा हुआ है। दोस्तों क्या होता है सीरीज कनेक्शन में, पहली याद रखने वाली बात यह है कि जब भी सीरीज कनेक्शन होता है तो सीरीज में धारा का मान समान होता है। क्या होता है? धारा का मान समान होता है। दूसरी बात क्या है कि वोल्टेज जो होता है, या फिर लिख सकते हैं विभवांतर अलग अलग होता है। अलग अलग होता है किसके कारण? अलग अलग रेजिस्टेंस के कारण। अब अलग अलग रेजिस्टेंस होगा तो अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप होगा, अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप होगा तो अलग अलग उनका विभवांतर होगा। और तीसरी बात यह है कि ए से डी तक जाने में विभवांतर जो होगा, विभवांतर कम होते जाएगा। क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। आ रही बात समझ में? ये तीन चीज़ें आपने समझ ली। पहली बात, सीरीज कनेक्शन में क्या होता है कि धारा समान होती है, विभवांतर अलग अलग होता है। क्यों अलग अलग होता है? क्योंकि रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा V1, ये हो जाएगा V2 और ये हो जाएगा V3। वोल्टेज जो होगा, वोल्टेज इसमें क्या हो जाएगा? तीन भागों में बट जाएगा रेजिस्टेंस के हिसाब से। तो चौथी बात लिख सकते हैं हम लोग कि V1 प्लस V2 प्लस V3 का जो योग होगा वो किसके बराबर होगा? V के बराबर होगा, यानी कि टोटल वोल्टेज के बराबर होगा इस परिपथ का। ठीक है, विभवांतर यानी V1, V2 और V3 यानी टोटल वोल्टेज। ठीक है, सभी वोल्टेज का योग टोटल वोल्टेज के क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, अब अगर ओम्स लॉ देखें, ओम्स लॉ के अनुसार क्या होता है? V बराबर होता है I इंटू R। यही होता है ना, V बराबर I इंटू R। तो इस V की जगह लिख सकते हैं, इस V की जगह लिख सकते हैं IR बराबर, इस V की जगह भी IR1, इस V की जगह IR2 और इस V की जगह IR3। अब R1, R2, R3 यहीं से आया ना। इस V की जगह क्या लिख सकते हैं? इस V1 की जगह IR1 लिख सकते हैं, इस V की जगह IR2 लिख सकते हैं, इस V की जगह IR3 लिख सकते हैं। इस अब I क्यों बराबर है? क्योंकि यहाँ पे जो धारा होगी वही धारा यहाँ पे, वही धारा यहाँ पे और वही धारा यहाँ पे, क्योंकि धारा क्या है? समान है। अब यहाँ से क्या होगा कि I को कॉमन ले लीजिए, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं IR हो जाएगा। अब यहाँ से I को कॉमन ले लीजिए तो R1 प्लस R2 प्लस क्या हो जाएगा? R3 हो जाएगा। I से कट जाएगा तो I बराबर R बराबर क्या बचेगा? यहाँ से यहाँ पे लिख देता हूँ R बराबर R1 प्लस R2 और प्लस R3। ये आपका एक फॉर्मूला मिल जाएगा। यानी कि जब हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं रेजिस्टेंस का तो हमको एक फॉर्मूला मिलता है। क्या? R1 बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बराबर क्या हो जाता है? R1 R2 प्लस R3। यानी कि इन रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे तो हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। आ रही बात समझ में? ये होता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में। चलिए, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो दोस्तों पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में क्या करते हैं हम लोग कि इसमें आप लोग देख रहे थे कि एक रेजिस्टेंस के प्लस वाले भाग को दूसरे रेजिस्टेंस के माइनस वाले भाग से क्या करते हैं? जोड़ते हैं। अब पैरेलल में क्या करेंगे कि प्लस को प्लस वाले के साथ, माइनस को माइनस वाले के साथ जोड़ देंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। चलिए देखते हैं पैरेलल
कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये रेजिस्टेंस हो गया एक, तो इसका ये प्लस सिरा हो गया, ये माइनस सिरा हो गया, यहीं पे ये दूसरा रेजिस्टेंस हो गया, उसका ये प्लस सिरा हो गया और ये माइनस सिरा हो गया, यहीं पे तीसरा रेजिस्टेंस भी ले लेते हैं, तो उसका ये प्लस सिरा और ये माइनस सिरा हो गया। तो प्लस वाले को प्लस वाले के साथ और माइनस वाले को क्या करेंगे, माइनस वाले के साथ जोड़ करके यहाँ पे एक क्या लगा देंगे, वोल्टेज सोर्स लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जब वोल्टेज सोर्स लगाएंगे, जो धारा यहाँ से जाएगी, और ये R1 है, ये R2 है और ये आपका क्या है, R3 है, तो जो धारा जाएगी यहाँ पे जा करके मट जाएगी, ये हो जाएगा I1, ये हो जाएगी I2 और ये हो जाएगी आपकी I3। तो इसमें पहली बात क्या है कि धारा जो होगी अलग अलग होगी, अलग अलग होगी, यानी धारा भिन्न होगी। दूसरी बात क्या है, वोल्टेज जो होगा, वोल्टेज क्या होगा, समान होगा, यानी सब में क्या होगा, वोल्टेज समान होगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पे। और तीसरी बात क्या हो सकती है कि I जो I है वो I1 प्लस I2 प्लस I3 का क्या होगी, सम होगी। I बराबर क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी I1 I2 और I3, यानी परिपथ के अंदर का जो प्रतिरोध I1 I2 I3 होगा वो टोटल धारा के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं I बराबर, यदि I1 प्लस I2 प्लस I3 अगर है, तो यहाँ से अगर ओम्स लॉ लगाएं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, I बराबर आप लोग जानते हैं V बाई आर होता है, V बाई आर होता है ना, I बराबर V बाई आर होता है। तो यहाँ I की जगह क्या लिख देंगे, V बाई आर बराबर, इस I की जगह क्या कर देंगे, V बाई R1, यहाँ पे क्या कर देंगे, I की जगह पे प्लस V बाई R2 प्लस इस I की जगह क्या कर देंगे, V बाई R3। वोल्टेज बराबर है क्योंकि वोल्टेज सब में समान होगा, इसलिए वोल्टेज क्या है, समान है। अब ये यहाँ पे क्या कर देंगे, V बाई आर बराबर, यहाँ से V को कॉमन कर लेंगे, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ से V से V कैंसल आउट हो जाएगा, 1/R1 बराबर क्या बचेगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या बचेगा, 1/R1 बराबर 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो कुछ इस प्रकार से हमको फॉर्मूला मिल जाएगा किसका, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का। जब प्लस को प्लस के साथ और माइनस को माइनस के साथ जोड़ करके यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगाते हैं, तो कुछ इस प्रकार का हमको फॉर्मूला मिलता है। सपोज कर लीजिए कि अगर सिर्फ दो रजिस्टेंस मैं बोल रहा हूँ, दो रजिस्टेंस अगर दिए हों, सिर्फ दो रजिस्टेंस क्या है, पैरेलल में जुड़े हों, दो पैरेलल में रजिस्टेंस अगर जुड़े हों, अगर उनका इक्विवेलेंट रजिस्टेंस निकालना हो, यहाँ पे धारा I है, ये R1 है और ये R2 है, तो कैसे निकालेंगे, 1/R इक्विवेलेंट बराबर होता है, अगर दो रजिस्टेंस सिर्फ पैरेलल में जुड़े हैं तो उनके लिए फॉर्मूला होता है R1 इंटू R2/R1 प्लस R2। इस फॉर्मूले के माध्यम से हम लोग डायरेक्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इन दोनों फार्मूलों को आप लोग क्या करें, इन दोनों फार्मूलों को आप लोग नोट कर लीजिए। आई बात समझ में। अब हम लोग बात कर लेते हैं, ये दोनों फार्मूले आप लोगों के समझ में आए। एक तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, तो सीरीज कम्बिनेशन का, और यहाँ पे पैरेलल कम्बिनेशन का क्या हो जाएगा, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। आ रही बात समझ में। अब हम लोग बात कर लेते हैं सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, और देखने की कोशिश करते हैं कि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कैसे होते हैं। तो दोस्तों, जहाँ पे सीरीज भी नहीं हो, पैरेलल भी नहीं हो, दोनों होते हैं, सीरीज भी दिया हो और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी दिया हो, तो उसको बोलते हैं सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोग रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन क्यों करते हैं, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन क्यों करते हैं। बस सिंपल सी बात है कि रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा करने के लिए, किसी भी परिपथ में रेजिस्टेंस के मान को कम या ज़्यादा करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस यूज करते हैं। रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन करना शुरू कर देते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो दोस्तों, क्या होता है, कहीं कहीं पे
सर्किट अगर इस प्रकार से दी है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन भी है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के बाद यहाँ पे एक सीरीज कॉम्बिनेशन भी दिया है, कुछ इस प्रकार से कॉम्बिनेशन करके दिया है और हमको पूछ दिया कि इस परिपथ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, R1, R2, R3 और यहाँ पे क्या होगा R4। अगर पूछ दिया कि इस परिपथ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा या फिर इस परिपथ में बहने वाली धारा कितनी होगी, या फिर पूछ दिया कि R1 में बहने वाली धारा कितनी है, R2 में बहने वाली धारा कितनी है, R3 में बहने वाली धारा कितनी है, तो उसको कैसे निकाला जाएगा। देखिए पहले क्या करेंगे हम लोग, अगर इस टाइप की सर्किट मिले जहाँ पे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों दिए हों, तो पहले हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ से हमको जब इस वाले ब्रांच को अगर सॉल्व करेंगे, ये मान लीजिए A और इसको मान लीजिए B और इसको मान लीजिए C, ठीक है, A, B और A, C। अगर यहाँ तक की मैं बात करूँ, अगर इस शाखा की बात करूँ तो A है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से कि 1/RE बराबर क्या मिलेगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 मिलेगा ना। यहाँ से क्या मिलेगा, इसको ठीक है पूरी शाखा को सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा हमको R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो फिर मैं अगर टोटल परिपथ के रेजिस्टेंस की बात करूं, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट की बात करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, RE प्लस R4, यही हो जाएगा ना। ये किसके बराबर होगा, RT के, यानी टोटल रेजिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा, RE प्लस R4, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका टोटल का RE हो जाएगा, प्लस इसको जोड़ देंगे तो हमको टोटल परिपथ का रेजिस्टेंस मिल जाएगा। अगर मैं बोलूं कि परिपथ की धारा कितनी होगी, यानी टोटल परिपथ की धारा ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे आप लोग, ठीक है, परिपथ की धारा बराबर, धारा कितना, I बराबर क्या लिखेंगे, धारा I बराबर हो जाएगी आपका V बाई क्या हो जाएगी, V बाई RT हो जाएगी ना। V बाई RT मैंने क्यों लिखा, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस होगा ना, इस पूरे परिपथ का टोटल रेजिस्टेंस ही आपके जब मल्टीप्लाई में वो जब डिवाइड में जाएगा V से, तभी तो धारा निकल जाएगी ना आपकी टोटल परिपथ की धारा। तो यहाँ से लिख सकते हैं V बराबर क्या है, टोटल वोल्टेज ऑफ सर्किट, और I क्या है, टोटल धारा ऑफ सर्किट, यानी परिपथ की टोटल धारा, और RT क्या है यहाँ पे, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। आ रही बात समझ में, इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ से हमने क्या कर लिया कि टोटल रेजिस्टेंस के लिए A, फिर इसके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस A और इसके लिए A, फिर टोटल धारा भी हमने परिपथ की ज्ञात कर ली। अब हमको अगर शाखा A और B के बीच विभवांतर ज्ञात करना हुआ तो कैसे करेंगे, तो शाखा A B के बीच का विभवांतर या फिर वोल्टेज, ठीक है, विभवांतर V बराबर क्या होगा, V बराबर I इंटू R, आप लोग जानते हैं। तो अब इसके बीच का विभवांतर क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं विभवांतर बराबर होता है V बराबर I इंटू R, तो वो किसके बीच होगा, VAB के बीच का हम लोग ज्ञात कर रहे हैं ना, VAB के बीच का ज्ञात कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, VAB बराबर क्या हो जाएगा, इसके बीच का, यानी कि I हो जाएगा इंटू RE हो जाएगा, I इंटू RE हो जाएगा, या फिर इसको लिख सकते हैं या करके V बराबर RT इंटू RE, ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि I बराबर हमने यहाँ पे प्रूफ किया है V बाई RT। अब शाखा BC के बीच का विभवांतर क्या हो जाएगा, V बाई VC बराबर क्या हो जाएगा आपका I इंटू R4,
यही हो जाएगा ना, I इंटू R4 और I बराबर क्या लिखे, या लिख सकते हैं V या फिर लिख सकते हैं क्या, V बाई आर टी इंटू R4। यह भी तो हो सकता है, I की जगह V बाई आर टी इंटू R4। तो A हो जाएगा आपके शाखा A और B के बीच का विभवांतर, और A हो जाएगा आपका शाखा B और C के बीच का विभवांतर। तो अभी आपने इसके बीच में विभवांतर भी देख लिया और इसके बीच में धारा भी देख ली, टोटल परिपथ की धारा भी देख ली, और आपने टोटल रेजिस्टेंस भी देख लिया। अब अगर हम कहें कि R1 की धारा कितनी हो, R1 में धारा क्या होगी, R2 में धारा क्या होगी, R3 में धारा क्या होगी और R4 में धारा क्या होगी, तो अगर अलग अलग रेजिस्टेंस में धारा I का मान क्या होगा, तो I बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं कि प्रतिरोध R1 में धारा I बराबर क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं VAB अपान R1 एम्पियर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, AB के बीच का विभवांतर अपान क्या कर देंगे, R1 कर देंगे, तो इसकी धारा निकल जाएगी। फिर उसके बाद प्रतिरोध R2 में धारा I2 बराबर VAB अपान R2 एम्पियर, ये भी हो जाएगी। या फिर अब इसमें अगर निकालना है तो R3 में धारा बराबर क्या हो जाएगी, VAB अपान R3 एम्पियर, ये I3 का मान हो जाएगा। अब R4 में धारा I4 बराबर क्या हो जाएगा, BC ना, BC के बीच का विभवांतर अपान R4, VBC अपान R4 एम्पियर। अब तो पता लग गया ना कि इस सर्किट में ये जो आपका पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग पैरेलल को सॉल्व करेंगे, उससे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, फिर उसके बाद सीरीज में उसको कनेक्ट कर देंगे, फिर टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, क्योंकि RE प्लस R4 को जोड़ देंगे तो टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा और सीरीज में आप लोग जानते हैं कि जुड़ जाता है आसानी से। फिर उसके बाद अगर धारा निकालनी हुई, पूरे परिपथ की धारा निकालनी हुई, तो I बराबर V बाई RT हो जाएगा। उसके बाद आपका V जानते हैं टोटल वोल्टेज हो गया, ठीक है, परिपथ का, RT क्या है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द, ठीक है, परिपथ। फिर अगर शाखा AB के बीच अगर विभवांतर निकालना हुआ, अगर इसके बीच का विभवांतर निकालना हुआ तो इससे निकाल सकते हैं, अगर BC के बीच का विभवांतर निकालना हुआ तो इससे निकाल सकते हैं, और अगर शाखा में जुड़े हुए हर एक प्रतिरोध के अंदर कितनी धारा फ्लो कर रही है उसको अगर निकालना हुआ तो इन सारे फॉर्मूले के माध्यम से आप लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इन सारे फॉर्मूले से आप लोग क्या कर सकते हैं, प्रतिरोध, हर एक प्रतिरोध के अंदर की धारा को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक सवाल लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और उसको कहीं ना कहीं इन सारे टॉपिक से उसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं। चलिए, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। चलिए, अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं आपके, कोई भी डाउट्स हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके अपने डाउट्स को डाल सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दें, ठीक है। और अभी तक चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक लैंप A है और दूसरा लैंप A है और दोनों क्या हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं और 250 वोल्ट की सप्लाई के साथ क्या है, 250 वोल्ट की सप्लाई के साथ दोनों जुड़े हुए हैं, और A है 100 वाट 250 वोल्ट का, और ये है आपका 100 वाट 200 वोल्ट का। यह जो लैंप है वो 100 वाट 250 वोल्ट का है, और यह जो लैंप है वो 100 वाट 200 वोल्ट का है। और क्वेश्चन में पूछा है पहली बात कि लैंप 1 और लैंप 2 यानी पहले और दूसरे लैंप में बहने वाली धारा को बताइए। लैंपों में
लैंपों में बहने वाली धारा ज्ञात कीजिए। धारा क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। दूसरा सवाल क्या है? टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात कीजिए। टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात कीजिए। तीसरी बात क्या बोला है कि लैंपों में कितना वोल्टेज खपत हो रही है, वोल्टेज खपत ज्ञात कीजिए। तीन चीज़ें हम लोगों को ज्ञात करनी है। लैंपों के बीच बहने वाली धारा, लैंपों में बहने वाली धारा, टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करना है और लैंपों के बीच में कितना वोल्टेज खपत हो रहा है, इस पहले लैंप में कितना खपत हो रहा है और दूसरे लैंप में कितना खपत हो रहा है, हमको क्या करना है? निकालना है। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं एक फॉर्मूला होता है P बराबर V²/R, यही बात ना। और P की यूनिट होती है वाट, ठीक है, इसकी होती है वोल्ट और इसकी होती है ओम। यहाँ से हम लोगों को अगर R निकालना हुआ तो R बराबर लिख सकते हैं V²/P। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए अब R निकालना हुआ इसका, इस पहले वाले का अगर R निकालना हुआ तो R बराबर आप लोग जानते हैं V²/P है, ठीक है। और इसको आप P की जगह वाट भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। P की जगह यहाँ पे वाट भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, वाट भी लिख लीजिए। तो यहाँ पे R बराबर हो जाएगा V², तो V का मान क्या है? 250, तो 250 का स्क्वायर तो 250 × 250 अपन क्या हो जाएगा? वाट। यहाँ पे 100 हो जाएगा, तो 100 से ये दोनों जीरो तो कट गए, तो R बराबर क्या आ जाएगा? 25 25 संयम 625 ओम आ जाएगा। यानी कि पहले का रेजिस्टेंस कितना आ गया? 625 ओम। पहला तो 625 ओम खा गया। अब दूसरे की बात करते हैं, ये पहले का था, पहले लैंप का। अब यहाँ पे बात करते हैं दूसरे लैंप का प्रतिरोध R2 बराबर क्या हो जाएगा? V²/W। तो R2 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 200 × 200/100, इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो, और R2 बराबर क्या हो जाएगा? 400 हो जाएगा ना। 400 होगा तो 400 ओम हो जाएगा। अब इसका कितना आया? 400 ओम। अब आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो लैंप्स हैं ये किस में जुड़े हुए हैं? ये सीरीज में जुड़े हुए हैं कि पैरेलल में? तो ये दोनों किस में जुड़े हुए हैं? सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो सीरीज में जब जुड़े हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा किससे? R बराबर टोटल रेजिस्टेंस बराबर R1 + R2 से। तो R बराबर क्या आ जाएगा? 625 + 400 बराबर कितना हो जाएगा? 1025 ओम। यानी टोटल रेजिस्टेंस कितना आया? 1025 ओम। जब 1025 ओम आया तो अब हम लोग इससे यहाँ पे हमको R भी मिल गया है, यानी रेजिस्टेंस भी मिल गया है, और यहाँ पे वोल्टेज भी हमको पता है। तो हम लोग टोटल परिपथ में जो धारा बह रही है उसको तो निकाल ही सकते हैं। तो धारा बराबर परिपथ में धारा बराबर I बराबर क्या होता है? V/R होता है। तो आप लोग जानते हैं I बराबर क्या है? V का मान कितना है? तो 250 है। R का मान कितना आया है? 1025 आया है। तो इसको काट पीट मचाएंगे तो I का मान आएगा 0.2439 एम्पियर। काट पीट मचाएंगे तो इसका मान आएगा 0.2439 एम्पियर। और आप लोग जानते हैं कि अगर ये सीरीज में जुड़े हुए हैं तो सीरीज में धारा का मान क्या होता है? बराबर होता है। तो जितना धारा इसमें बहेगी 0.2439 एम्पियर इसमें बहेगी, तो उतनी ही क्या बहेगी? इसमें भी बहेगी 2439 एम्पियर। ठीक है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे हमको टोटल धारा भी मिल गई, परिपथ की टोटल धारा मिल गई। इस बल्ब में ये जो लैंप है इनमें कितना कितना रेजिस्टेंस है वो भी मिल गया। अब हमको वोल्टेज निकालना है कि ये कितना वोल्टेज खा रहा है और ये कितना वोल्टेज खा रहा है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं वोल्टेज के बारे में। क्या कि प्रथम लैंप में खपत वोल्टेज बराबर, वोल्टेज तो आप जानते हैं V बराबर I × R होता है, I × R होता है ना। तो V बराबर आप लोग जानते हैं जब ये सीरीज कनेक्शन है, जब ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो V क्या हो जाएगा? बंट जाएगा ना दो भागों में।
V1 और V2 में क्या हो जाएगा, बट जाएगा। तो यहाँ से V1 बराबर हो जाएगा I इंटू आर। तो I का मान कितना है 0.2439 इंटू R का मान कितना है, इस R का मान कितना है तो 625। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो V1 आ जाएगा आपका 152.44 वोल्ट। ठीक है, अब V2 का मान निकाल लीजिए। V2 बराबर वही हो जाएगा I इंटू R2 या I इंटू R1 रहेगा। तो V2 बराबर हो जाएगा I का मान 0.2439 इंटू R2 कितना है तो 400 है। ये आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा 92.56 वोल्ट। तो पहला कितना खा रहा है, पहला खा रहा है आपका 152.44 वोल्ट और दूसरा कितना खा रहा है तो 92.56 वोल्ट। और अगर दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा, टोटल वोल्टेज आपको पता है, टोटल वोल्टेज V1 प्लस V2 बराबर कितना आ जाएगा 152.44 प्लस 92.56 बराबर कितना आ जाएगा 250 वोल्ट। आ रही बात समझ में, कितना आ जाएगा 250 वोल्ट। तो आपने देखा कि इस सवाल के माध्यम से हम लोग रेजिस्टेंस भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है, धारा भी काउंट कर सकते हैं, वोल्टेज भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग वोल्टेज भी काउंट कर सकते हैं, अलग अलग रेजिस्टेंस भी काउंट कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर में आप लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और इस सवाल के माध्यम से उसको पूरी तरह से आपने समराइज भी कर लिया होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और जो भी डाउट्स हैं आपको इस टॉपिक से रिलेटेड, वो डाउट्स आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उस पर काम करने की जरूर कोशिश करूंगा, आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश जरूर करूंगा। दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। आप लोगों का इस वीडियो में, इस लेक्चर में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।